हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसका फॉर्म भरा जा चुका है और इसकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। तो हम बात करने वाले हैं आज हिंदी के वर्णमाला की। इससे पहले वीडियो में देखा था हिंदी वर्णमाला का, जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं या फिर वर्ण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले किसकी, स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसको देखेंगे। और जहां तक हो सकता है आज ये वर्णमाला चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, मात्रा के आधार पर स्वर। पहली हेडिंग है हमारी क्या, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक इसका है क्या, ह्रस्व स्वर। बी आपका है क्या, दीर्घ स्वर। सी ऑप्शन है आपका क्या, प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को बोलने में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने के लिए या फिर कोई बात, किसी दुख को प्रकट करने के लिए प्लुत स्वर का हम एग्जाम्पल देते हैं। प्लुत स्वर अधिकतम संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर प्रयोग में आते हैं। देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आप क्या आएंगे, अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये जो चार प्रकार के स्वर हैं वह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। शेष स्वर जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? आ, उ, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, हो गया, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर को बोलने के लिए दो मात्रा का समय लगता है, जबकि ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अ, ई, उ और री। ये चार प्रकार के स्वर जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और जो 7 बच रहे हैं वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं तो आप कहेंगे क्या, 4। अगर ये दे दिया गया कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं तो इसमें 7 स्वर आते हैं। प्लुत स्वर का सिंबल इस तरह से होता है, इसको बोलने में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है। जैसे कह सकते हैं कि हे राम, हे राम। आप किसी को पुकारेंगे दुख प्रकट करने के लिए, ह्रास प्रकट करने के लिए, या फिर किसी को पुकारने में प्लुत स्वर का एग्जाम्पल फिट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि प्लुत स्वर हमें संस्कृत भाषा में प्रयोग में देखने को मिलता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अगर हम देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, इससे क्या मतलब है कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चरित होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर जो है, कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं उसको देख लेते हैं। अ, आ। अगर हम बात करें कि अ और आ यह कहाँ से उच्चरित होते हैं तो आप कहेंगे कहाँ से, कंठ से। ई, ई, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, यानी तालु। उ, ऊ, होस्ट से। उ और उ जो है आपके होस्ट से बोले जाते हैं। यहीं पर बात कर लेंगे किसकी, री की। री जो है मूर्धन्य से उच्चरित होता है। ए और ऐ कंठ तालव्य। अब देखिए, पहले एक और देख लेते हैं, ओ, औ, कंठोष्ठ। ठीक। अब यहां पर देखिए कि ए और ऐ जो है आपका कंठ तालव्य से कैसे उच्चरित हो रहा है। इसको मतलब एक ही शब्द एक ही जगह से क्यों नहीं उच्चरित हो रहा है। ए और ऐ, अगर हम कहें कि ए किससे मिलकर बना है, अ धन
ई से मिलकर ए बना है। ठीक, अ धन ई, अ कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। ई कहाँ से उच्चारित होता है? तालव्य से। ये दोनों मिलकर का क्या हो गए? कंठ तालव्य। ठीक, यहां पर आपको समझ में आया होगा कि कंठ तालव्य से ए और ए जो उच्चारित हुए हैं वह कैसे उच्चारित हुए हैं। ए जो है अ धन ई से मिलकर बना है ए। अ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। ई कहां से उच्चारित होगा? तालव्य से। ये दोनों मिलकर कहां से उच्चारित हो रहे हैं? कंठ तालव्य से। यहीं पर देख लेते हैं, ओ औ। ओ की बात की जाए तो अ धन उ, औ। ठीक, और यह कहां से उच्चारित हो रहे हैं? कंठ। उ कहां से उच्चारित हो रहा है? ओष्ठ। ओ और औ जो है कंठोष्ठ से कैसे उच्चारित हो रहे हैं? ये ओ अगर देखा जाए कि ओ कैसे मिलकर बना है, अ धन उ से मिलकर ओ बना है और अ धन ओ से मिलकर औ बना है। तो ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर बने हैं, तो इसलिए कहां से उच्चारित हो रहे हैं? कंठोष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं वर्तुल स्वर, दूसरा कौन सा होगा आपका? अवर्तुल स्वर। ठीक, अब यहीं पर देख लेते हैं वर्तुल स्वर क्या होता है। मतलब जिन स्वरों को बोलने में होठ गोलाकार होते हैं, होठों की आकृति जो है गोल हो जाती है, उसे वर्तुल स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में होठों की आकृति गोलाकार नहीं बनती है, उन्हें अवर्तुल स्वर कहते हैं। यहां तक समझ में आया? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर में क्या होता है? स्वरों को बोलने के में जो है होठ की आकृति जो है आपकी गोलाकार हो जाती है, लेकिन अवर्तुल स्वर में होठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है। अगर हम देख लें कि वर्तुल स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो आपके उ, ओ, औ, ये 4 स्वर जो है वर्तुलाकार होते हैं और शेष जो बच रहे हैं आपके वह अवर्तुलाकार के अंतर्गत आएंगे। अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक, ये जो आपके बच रहे हैं यह अवर्तुलाकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर पर। हमारा अगला पॉइंट है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। मतलब जीभों की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आपका हो गया कौन? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर अग्र स्वर की बात करें तो ई, री, ए, ऐ। अग्रस्वर की बात करें तो ई, री, ए, ऐ, ये जो है आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे। पश्च स्वर के अंतर्गत आपका एक आता है आ, और जो अ जो है पश्च स्वर के मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा? आ, उ, ओ, औ। ठीक, ये जो स्वर हैं वह पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। देखिए, जीभ की क्रियाशीलता से यहाँ पर यूपी पुलिस में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, या फिर इसमें से कौन सा वर्तुलाकार स्वर है, इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर की बात करें तो ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर में अ आता है। पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, ओ, औ, ये सब देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन से? विवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। विवृत स्वर के अंतर्गत आता है कौन सा? आपका आ। एक अकेला आपका पूरा खुला होता है आ। अगर आप आ बोलेंगे तो आपका मुख पूरा खुला हुआ दिखाई देगा। समृत स्वर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका मुख पूरा लगभग बंद होता है। ई, उ। यहाँ पर बोलकर देखिए कि ई, उ बोलने में लगभग मुख पूरा बंद होता है। अर्ध समृत में क्या होता है? मुख आधा बंद होता है, ए और ओ। अर्ध विवृत की बात करें तो इसमें क्या होता है? मुख आधा खुला होता है। ऐ, औ, अ और आ, ये जो है हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया था, मतलब यूपी पुलिस जेल वार्डन में यहाँ क्वेश्चन आया था कि यह कौन सा स्वर है? अर्ध विवृत है,
अर्धसंवृत्त है, संवृत्त है या विवृत है। तो यह आपका कौन सा है, अर्धविवृत्त के अंतर्गत आता है। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिससे बोलने में मुख पूरा खुला हुआ होता है। संवृत्त स्वर वे स्वर होते हैं जिससे बोलने में मुख, जिसे बोलेंगे तो मुख लगभग बंद रहता है। अर्धसंवृत्त में क्या होता है कि मुख आधा खुला आधा बंद रहता है। अर्धविवृत्त में क्या होता है, मुख आधा खुला हुआ होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने कुछ अगले टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसे इसमें दिया गया क्या, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और निर्नुनासिक। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ये सब क्या होते हैं, और इसमें से जैसे एग्जांपल भी देगा कि यह कौन से स्वर हैं, अनुस्वार है, अनुनासिक है या निर्नुनासिक है, इनमें से कौन से के अंतर्गत आएंगे। अनुस्वार वे होते हैं जिन्हें बोलने में वायु जो है केवल नाक से निकलती है। क्या होगा, वायु केवल नाक से निकलती है। अंग की मात्रा, आप कह सकते हैं कि अयोगवा जो अंग होता है वह अनुस्वार के अंतर्गत आता है। वायु केवल नाक से निकलती है, इसको जब भी बोलेंगे वायु केवल नाक से निकलेगी। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, पंगा, गंगा, चंचल। ठीक, इन सबको बोलेंगे तो जैसे क्या महसूस हो रहा है कि मुख जो वायु होती है वह नाक से निकलती प्रतीत होती है। अनुनासिक में क्या होता है, वायु जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है। वायु नाक प्लस मुख दोनों से निकलती है। ठीक, वायु जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है अनुनासिक में। अनुस्वार में क्या होता है, वायु केवल नाक से निकलती है। इसका उदाहरण क्या है, अंक की बिंदी। ठीक, और अनुनासिक में क्या होता है, वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, चंद्रबिंदु जो होता है वह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका उदाहरण, चांद, आँख और माँ, ये सब जो है अनुनासिक के अंतर्गत के उदाहरण होते हैं। मतलब आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि चंद्रबिंदु जो है अनुनासिक के अंतर्गत आता है, अंक की बिंदी जो है अनुस्वार के अंतर्गत आती है। अनुस्वार को बोलने में वायु यहाँ पर देखिए केवल नाक से निकलती है, और अनुनासिक में क्या होता है, नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। अनुनासिक में जो आते हैं वो उसे बोलने में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। अब यहीं पर देख लेते हैं निर्नुनासिक। इसमें क्या होता है, वायु केवल मुख से निकलती है। ठीक, वायु केवल मुख से निकलती है। इसमें अंग और चंद्रबिंदु का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसे बोलने में वायु केवल मुख से निकलती है। जैसे गायक, गगन, आशा इत्यादि जो एग्जाम्पल आते हैं वह निर्नुनासिक के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार में वायु जो है केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है, वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। जबकि निर्नुनासिक में क्या होता है कि वायु केवल मुख से निकलती है। अनुस्वार का जो एग्जाम्पल है वह अंक की बिंदी है। अनुनासिक हमने स्वरों का मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा। आज लगभग स्वर समाप्त हो चुके हैं। हमने स्वर में क्या क्या देखा था कि इसका जो है संस्कृत नाम क्या होता है, अच होता है। ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर कौन से बोले जाते हैं, अनुनासिक, निर्नुनासिक, और आपका अनुस्वार जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, कौन से वर्ड होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। विवृत स्वर हो गया आपका, उसमें हो गया, सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। यूपी पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत ही आसानी से यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम इस हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे व्यंजन। व्यंजन का पूरा क्लास हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।